जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत में अंग्रेजों की विजय के चौथे पड़ाव की ओर हैं, जिसमें हमने प्रीवियस पड़ाव में हमें देखा था, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखा था किस तरह से अंग्रेजों की भारत में विजय हुई और उसकी नींव पूर्ण रूप में स्थापित होती चली गई। इसके बारे में तो हम पहुंच चुके थे कहाँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, राइट है ना। इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। आखिरकार हुआ यह था कि मैसूर, ध्यान देना है कि मैप में अगर देखेंगे, मैप का जो पोर्शन है या नीचे वाला पोर्शन, यह भाग जो है इधर, यहाँ, इधर और इधर महाराष्ट्र है कि ना। तो यहाँ पे मराठा था, है ना, मराठा। और इधर जो है यह है मैसूर, है ना, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। और इधर हैदराबाद आंध्र प्रदेश है ना, यानी हैदराबाद का निजाम बोलो आप, इसमें निजाम याद रखिए आपने, हैदराबाद का निजाम है ना। तो इस तरह से इस मैसूर की उन्नति को देख करके मराठा और निजाम ये दोनों चाह रहे थे किस तरह से इसकी उन्नति हो रही थी, उसके भीतर एक जलन की भावना हो रही थी, इसलिए उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। एक तीसरे तरफ अंग्रेज भी इस पर पूरी नजर रखे हुआ था कि अंग्रेज किस तरह से हुआ इसके विकास को हम अवरुद्ध कर पाए। इसलिए अंग्रेज और मैसूर के साथ जो 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, वह क्रम याद रखना है कि 1767 से 1769, यह जो है 1780 से 1784, 1790 से 1792 एंड 1799, कुल मिलाकर के अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। इसी के बारे में हमने पहला तो पढ़ लिया था, दूसरा भी पढ़ लिया था, जिसमें अब हम तीसरे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बात और समझना है कि पहले मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। मैसूर में किस वंश का शासन था? वाडियार वंश का शासन था, राइट है ना। और वाडियार वंश के उसकी स्थापना तो चिक्का कृष्ण राज के द्वारा हुई थी। दूसरे तरफ है ना, उसके 2 राजा हुए, नंदराज और कृष्णराज। नंदराज के दरबार में एक सिपाही के रूप में हैदर अली की अपॉइंटमेंट होती है। तो हैदर अली बहुत ही एक सेनापति के रूप में, सेना के रूप में बहाल होने के बावजूद अपने गुणवत्ता के आधार पे वह बहुत ऊंचाई को, मुकाम को हासिल किया। उसके बाद एक वक्त आया 1760 का, जब उसने नंदराज की हत्या करके वहां का शासक खुद घोषित कर लिया, अपने आप को शासक वहां बन गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नंदराज की हत्या करने के बाद हैदर अली वहां का मैसूर का शासक बनता है। लेकिन इस युद्ध में जीतने के दौरान, क्योंकि हैदर अली के साथ एक और भी ऐतिहासिक घटना जुटी हुई है कि हैदर अली ने अकेला अंग्रेजों को पराजित किया, जिसके कारण उसके इतिहास में एक अलग नाम प्रचलित हुआ। अब एक बात और भी समझना है, 1782 याद कर जाना है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ही उसका बेटा उसके शासन को कंटिन्यू रखता है, संभाले रखता है और उसको चालू कर आगे बढ़ाता है। और 1784 में, ध्यान दीजिए, अब हम इसी की बात करेंगे, 1790 से 1792। अब इसमें क्या हुआ था कि टीपू जो है मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था। मंगलोर की संधि याद कर जाना है कि कोई भी लड़ाइयाँ होती हैं तो संधि भी हुई है। तो याद कर जाना है इसमें कि 1769 में मद्रास की संधि हुई थी, 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी, 1792, ध्यान देना है 1792 में भी संधि हुई थी। यानी ये जो संधि हुई है श्रीरंगपट्टनम की, तो कुल मिलाकर के जो 1769 में 1784 में हम बात कर रहे हैं, 1784 की संधि की बात करें कि टीपू जो है, टीपू कौन है, इससे क्वेश्चन बनता है टीपू कौन है। तो टीपू हैदर अली का बेटा है, मैसूर का शासक, जो 1782 में बना। तो मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 में। 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। उससे वो संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि मंगलोर में जो बातें डिसीजन के रूप में आई थी, वह टीपू सुल्तान को कतई पसंद नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण, अब ध्यान से सुनना है कि जो तीसरा मैसूर का युद्ध हुआ, उसका कारण क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो थे, अंग्रेज के विरुद्ध, फ्रांसीसी जो लोग जो थे, वह अंग्रेजों के विरुद्ध जो है गुप्त समझौता किया था। यह बेसिक कारण बन के उभरा कि आंग्ल और मैसूर के बीच में युद्ध का वजह क्या था। युद्ध का वजह एक तो यह था कि वो मंगलोर में जो संधि डिसीजन हुआ था और उससे समझौता के जो पॉइंट रखे गए थे, उसे टीपू सुल्तान सहमत नहीं था। दूसरा कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो है गुप्त समझौता कर रखा था। एक भीतर चुप चुप के जो मीटिंग करके एक साथ मिल गया था, जिसके कारण से यह तृतीय आंग्ल मैसूर
युद्ध हुआ। अब ध्यान रख लेना है कि फ्रांसीसी और टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेज के विरुद्ध गुप्त समझौता किया, जो कि एक कारण बना। तो याद कर जाना है कि टीपू ने 1789 में ट्रावनकोर पर आक्रमण किया। जब इसे संतुष्ट नहीं था, उसके बाद में उसके भीतर एक विरोध करने की भावना तो जागृत थी ही, साथ में क्या हुआ कि ट्रावनकोर में 1789 में आक्रमण कर दिया टीपू ने। अब यह समय याद रख लेना है कि पूछता है पेपर में कि ट्रावनकोर पर आक्रमण टीपू सुल्तान ने कब किया था, 1789 में। परिणाम क्या हुआ इसका, परिणाम यानी रिजल्ट के रूप में अगर देखें तो 1790 में कॉर्नवालिस ने सेना का नेतृत्व करते हुए बेल्लूर और बेंगलोर पर अपराधिकार कर लिया। याद कर जाइए कि 1790 में 1789 में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया था, लेकिन 1719 में कॉर्नवालिस ने यह बेल्लूर और बेंगलोर पर, जो आज बेंगलुरु है, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम, जो उस समय मैसूर की राजधानी हुआ करती थी, उस पर आक्रमण किया। अब आप समझ जाइए कि इसका आक्रमण का एक रेंज जो है वह धीरे धीरे अपने साम्राज्य विस्तार की ओर अग्रसर था। अंग्रेज और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी और किन के बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792, याद रख लेना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, मैंने बोला भी था यहाँ पे कि जो लास्ट होता है ना 17, देखिए याद करने का तरीका है यहाँ पर ना, जो लास्ट में होता है 1790 से 1792, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ है 92 में, तो जो अंत के वर्ष में ही तो मीटिंग होती है, समझौता होती है। तो ये समझना क्या है कि मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी, टीपू और अंग्रेज के बीच हुई थी। यह पेपर में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है। संधि में क्या हुआ था कि टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा, अब देखिए उस जैसे मंगलोर की संधि से वो खुश नहीं था, ठीक उसी तरह टीपू सुल्तान जो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था, इसमें क्या कंक्लूजन निकले थे, तो उसमें हुआ क्या था कि टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना था तथा उनके सहयोगियों को देना था। राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज और उनके सहयोगियों को देना था। अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज और उसके सहयोगी को राज्य का आधा हिस्सा दे देना पड़ा। अब देखिए साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में कुछ फाइनेंशियल जो है उस पर दबाव भी बनाया गया। 3 करोड़ रुपए, एक जो आपने सुना होगा ना कि हर्जाना के रूप में जैसे मुआवजा हम देते हैं, तो युद्ध में जो कुछ खर्चे हुए उसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि भी उसे आर्थिक रूप से प्रति दबाव बनाया है कि आप टीपू सुल्तान पे करेगा। ब्रिटिशर्स को एक तो आधा और उनके सहयोगियों को आधा हिस्सा तो देगा ही देगा, साथ में वह क्या करेगा, 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देना था। अब आप समझ जाइए कि यह कितना बड़ा कंक्लूजन निकला उसका परिणाम के रूप में। हर्जाना न देने तक, अगर आप हर्जाना नहीं देते हैं तो ऐसी चीज को गिरफ्त में करागा। तो टीपू के दोनों बेटे ना, टीपू के दोनों पुत्रों को बंधक बनाकर रखा था। अब उस संधि के श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो डिसीजन लिया गया कि जब अपने राज्य का आधा हिस्सा देना है, दूसरी तरफ उनके एवज में जो खर्चे हुए हैं, जब उनके जो नुकसान हुए उसके बदले में 3 करोड़ रुपए की राशि भी देनी है। अगर आप तब तक नहीं देते हैं तब तक आपका दोनों पुत्र बंधक में अंग्रेजों के गुलाम बना रहेगा, यानी उसके बंधक में रहेगा। परिणाम स्वरूप क्या निकला देखिए फिर, है ना। अब अंग्रेजों को क्या मिला, ऐसे जो क्षेत्र जो उसको मिला, तो वह मिला क्या, अंग्रेज के हिस्से में आया 12 महल, डिंडीगुल जो बहुत ही विकसित जगह था, और मालाबार कोस्ट, राइट है ना। ये जो 3 है वह अंग्रेजों के हिस्से में मिला। दूसरा मराठे को क्या मिला, मैंने बोला था यहाँ पर मराठा भी, निजाम भी और अंग्रेज भी, इधर ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स, ये लोग जो तीनों इस पर नजर रखे हुए थे मैसूर पे, और दूसरी तरफ मैसूर पर टीपू सुल्तान अपने आप को टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में समझ रहा था। मराठा जो है तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग जो है वो मराठा को मिला। तीसरी बात क्या हुआ, निजाम को क्या पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग, पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग निजाम को मिला। इसको तुंगभद्रा नदी के पूर्व उत्तरी भाग को देखने को मिला है इसको हिस्से में, और अंग्रेज को क्या मिला, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार कोस्ट। अब इन तमाम चीजों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1790 से लेकर 1792 में हुआ। यह मंगलोर की संधि याद कर जाना, जो कि दूसरे में हुई थी मंगलोर की संधि, जो 1784 में हुई थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, 1784 में हुई थी, जिसमें कंक्लूजन जो निकला था उससे टीपू सुल्तान खुश नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेजों से बदला लेने की भावना उसके भीतर थी, लेकिन इस आंग्ल मैसूर का वजह जो था वो फ्रांसीसियों से अपनी तालमेल बिठा रखी थी, जिसके कारण से यह युद्ध हुआ 1790 से 1792 के बीच में। परिणाम क्या निकला इसका, युद्ध हुई। युद्ध के बाद एक समझौता हुआ जो 1792 में, जिसमें क्या हुआ कि अपने राज्य का आधा हिस्सा, आप समझना है कि समझौता हुआ तो कहाँ हुआ, 1792 में श्रीरंगपट्टनम, जो कि उस समय तत्कालीन मैसूर की राजधानी थी, उस जगह पे इसका समझौता हुआ। और उस समझौता में निर्णय लिया गया कि जो टीपू है वो अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को प्रोवाइड देगा, साथ ही जितने हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि भी देना है, और जब तक यह राशि दे नहीं देता तब तक उनके दोनों पुत्रों को बंधक बना के रखा गया था। अब परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अंग्रेजों को कुछ हिस्सा हाथ में लगी, मराठों को लगी, और निजाम, हैदराबाद के निजाम, इनको भी मिली। इस पर एक कर्नवालिस का एक जो कॉन्सेप्ट आता है, उनका मानना था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पंगु कर दिया। यानी ऐसा माना जाता है कि अपने विरोधियों को परास्त करना है तो अपने दल बल को मजबूत रखना पड़ेगा। यह इसमें कार्नवालिस का एक स्टेटमेंट आता है, बहुत बार पेपर में पूछा था कि यह स्टेटमेंट किसने बोला है और कब बोला है, तो याद कर जाना है, कार्नवालिस का स्टेटमेंट है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बिना ही अपने शत्रु को पंगु कर दिया है। यह स्टेटमेंट किसका है, कार्नवालिस का है। चलिए अब कुल मिला के हम लास्ट जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर की ओर हैं उसके बाद बढ़ते जो 1799 की हम बात कर रहे हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, यह भी आंग्ल मैसूर याद करने का तरीका यही कि अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुई थी उसको हम आंग्ल मैसूर के नाम से जानते हैं। याद है चतुर्थ या चौथे नंबर की हुई नहीं, तो इसको भी याद है 1799। अंग्रेजों की बढ़ती हुई लालसा के कारण अंग्रेजों और टीपू के बीच फिर से संघर्ष हुआ। अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इतने उत्सुक था कि वह चाहता था कि कितना जल्द से जल्द हम अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिण भारत में भी कर लें। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि दक्षिण भारत के पीछे रीजन भी था, चूंकि यह सब समुद्री रास्ते थे जिसके आधार पे वो ब्रिटिशर्स भारत में आसानी से प्रवेश कर सकते थे, इसलिए उसकी इच्छा थी कि दक्षिण भारत में हम अपना स्थायी जगह बना पाए। तो अंग्रेजों की बढ़ती हुई लालसा के कारण अंग्रेज और टीपू के बीच संघर्ष हुआ था। कौन वह संघर्ष चतुर्थ आंग्ल मैसूर के नाम से जाना गया के रूप में हुआ। वह कब हुआ, 1799 में। टीपू ने नेपोलियन से भी संघर्ष किया। आप नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, वह टीपू ने नेपोलियन से भी संघर्ष किया था, संपर्क साधा था, कारण कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वह अपनी संभवतः हर कोशिश किया, लेकिन उसे आंशिक रूप से सफलता मिल पाई, पूर्ण रूप में सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार वो अंग्रेज से जीतता भी नहीं है। और 4 मई 1799 को, यह याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह 1 मार्क में आता है कि टीपू की मृत्यु कब हुई थी। 4 मई 1799 को टीपू बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया। टीपू लड़ाई लड़ते ही मर गया, वह युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब, 4 मई 1799 को टीपू बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया। और श्रीरंगपट्टनम, अब ध्यान दीजिए, जब मारा गया तो ब्रिटिशर्स को क्या उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो उस श्रीरंगपट्टनम अंग्रेजों के अधीन हुआ। अंग्रेज उसके शासन को अपने हाथों में ले लिया और फिर से वाडियार वंश के जो कृष्ण राज थे, चिका कृष्ण राज को हम बोलते हैं, वाडियार वंश के कृष्ण राज को सत्ता सौंप कर उसे सहायक संधि कर ली। अब आपको मैं बता दूं कि 2-3 क्वेश्चन से बन सकते हैं कि मैसूर में किस वंश का शासन था, तो वाडियार वंश का शासन था। अब टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह शासन किसके हाथ में चला गया था, फिर से वाडियार वंश के शासन में चला गया और उसका शासक बना कौन, कृष्ण राज। याद रख लेना कि सौंप को उसने सहायक संधि कर ली। अब इन तमाम चीजों को एक छोटा सा एक समरी के रूप में अगर समझें तो मुझे बहुत आसानी से याद हो गया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का कितना क्रम था, 4, सिंपल, 1 2 3 4, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध लड़े गए थे। वह युद्ध फर्स्ट, युद्ध सेकेंड, युद्ध थर्ड, युद्ध फोर्थ, है ना।
तो युद्ध फर्स्ट कब हुआ था? 1767 से 1769, यह याद रख लेना है। 1767 से 1769 यह मैसूर का युद्ध जो है, फर्स्ट युद्ध के नाम से, आंग्ल और मैसूर का युद्ध, इसकी समाप्ति मद्रास की संधि के साथ हुई थी। 1769 में संधि हुई थी। जो लास्ट वाला वर्ष है ना, उसमें ही संधि हुई है। दूसरा 1780 से 1784 यह आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा है। इसकी संधि 1784 में हुई थी, जो कि मंगलोर संधि के नाम से जानी जाती है। 1790 से 1792 यह थर्ड में, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। एंड 1799 में चौथा, जो कि मामला ही खत्म हो गया, टीपू सुल्तान की मृत्यु। बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है। याद से जाइए, टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है, और इसके पिता हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।